मैंने कुछ होमवर्क दिया था, हो गया था क्या? कर लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें शुरू। तो हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसका एक और नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। और हमने देखा कि उसमें जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उनकी अकाउंटिंग वो लोग प्रॉपर नहीं करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने फॉलो नहीं किया होता है। और इसी वजह से हमें उनका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज करनी पड़ती है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कौन सी मेथड? और अगर प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो होती, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता, तो डेफिनेटली हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। हम प्रॉपर उसका जर्नल बनाते, लेजर बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते और फाइनल अकाउंट बन जाता। तो प्रॉफिट कैसे निकलता? ट्रेडिंग और पीएनएल मेथड से। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से हमें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ती है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, दो डेट्स की असेट्स और लायबिलिटीज अगर हमारे पास हो तो उसमें हम क्या करते हैं, दो डेट्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटल का जो डिफरेंस होता है, सम एडजस्टमेंट होते हैं ड्राइंग्स के, एडिशनल कैपिटल के हमने पढ़ा, अदरवाइज दो डेट्स की कैपिटल का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। इज दिस क्लियर? तो यहां तक की बात हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 25 आज हम करने वाले हैं क्लास में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम मिसेस, क्या नाम है? साशी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम मिसेस साशी, हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करती हैं। और इनके पास डेफिनेटली सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 22 यानी 22-23 की शुरुआत और 31 मार्च 23 यानी 22-23 का एंड, यानी 23-24 की बिगिनिंग, हमें दो डेट्स की असेट्स और लायबिलिटीज साशी ने प्रोवाइड की है। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स और 10% लोन फ्रॉम, खुद से ही नहीं, ऊपर भी मिसेज ही थी, ठीक है। चलो देखते, शायद कोई बात नहीं, कोई लोन लिया होगा डेफिनेटली, मुझे लगता है नाम का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि या तो ऊपर मिस्टर शशि होंगे, ऊपर मिस्टर होने चाहिए ना, ऊपर भी मिसेस शशि है और लोन भी खुद से ही ले लिया, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्टर साशी ने इंफॉर्मेशन दी है और मिस्टर साशी ने अपने बिजनेस के लिए मिसेस साशी से लोन लिया है। इज दिस क्लियर? तो खैर ले देख के कहने का मतलब यह है कि अप्रैल 22 और मार्च 23 दो डेट्स की असेट्स और लायबिलिटीज हमको दी हुई हैं। बड़े आगे, अब हमें यहां पर इंफॉर्मेशन और दी है, देखिए वापस से मिसेस शशि लिखा हुआ है, तो हम ऐसा मान लेंगे लोन मिस्टर शशि से होगा। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम की वजह से कंफ्यूज ना हो, कई बार एरर, ऐसी प्रिंटिंग एरर हो जाती है, तो ऐसी कोई टेक्निकल या कंसेप्चुअल एरर नहीं है कि हम घबरा जाएं, मतलब वो प्रिंटिंग एरर है तो टेंशन न लें। हाँ, मिसेस साशी ने विड्रॉ किए हैं 5,000 रुपए फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ फॉर मीटिंग हर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। और कई लोगों ने एकदम से कैलकुलेटर उठा लिया है और 5,000 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा और कोई निकाल ही नहीं सकता इस दुनिया में। ऐसा नहीं है, ये एक गलत आदत है। प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट को इसे अवॉइड करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, सब अगर आपको वाकई में, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम है, कुछ अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ डिफरेंट। तो सबसे पहली स्टेप होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद दूसरी स्टेप होती है उस क्वेश्चन को रिटेन रखना अपने दिमाग में, कि अपने उस क्वेश्चन को समराइज कर लेना कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, और उसके बाद हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इज दिस क्लियर? या कुछ भी सोचना, और इवन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। हमारा आधा कंफ्यूजन और आधा डर इसी बात का होता है, हम क्वेश्चन करते पढ़ते घबराते हैं कि यार अब इसमें क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है, जो होना होगा वो बात की बात है। स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन, स्टेप 2 रिटेन इट, उसको रिटेन करो पहले। स्टेप 3 है कि क्या करना है वो बिल्कुल बाद में सोचेंगे, मतलब 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना हम ये भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो 5,000 रुपए की ड्राइंग्स एवरी मंथ की फॉर मीटिंग हर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने बताया कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स जो इनके पास हेल्ड बाय हर प्राइवेटली, मतलब बिजनेस के नहीं थे, इनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे, उसको इन्होंने 35,000 रुपए में बेचा और वो पैसा ये बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया।
मतलब जो ओनर है बिजनेस के, उन्होंने अपनी कोई पर्सनल इनकम थी वो अपने घर न ले जाकर इन्होंने अपने बिजनेस में ही लगा दी। तो बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल सोर्सेज से कुछ भी लाता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। और बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। इज दिस क्लियर? तो उन्होंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। कुछ अजीब सा लिखा है ना यहाँ पे, 202/12 ऐसा कुछ लिखा है, बीच में एक गलत है, राइट? समझ रहे हैं आप? प्रिंटिंग एरर। तो ड्यूरिंग द ईयर 22-23, मतलब इस साल की बात बता रहे हैं, इट वाज फाउंड दैट फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिसेस शशि हैज नॉट बीन पेड। वो मिसेस और मिस्टर में आप कोई लोन है, इसका ब्याज पे नहीं किया है। ब्याज पे नहीं किया है तो देना बाकी है। देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, और देना बाकी हमेशा लायबिलिटी होता है। क्या होता है? देना बाकी लायबिलिटी, लेना बाकी एक्रूड असेट। इज दिस क्लियर? और इसके बाद शी हैज नॉट बीन पेड लिखा है, ऐसा है, शशि हैज नॉट बीन पेड। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम का है, जो कि फर्नीचर पे लगाना है, पूरे साल का लगाना है। क्योंकि हो सकता है भाई कुछ फर्नीचर साल की शुरुआत में खरीदा हो तो पूरे साल का लगेगा, कुछ फर्नीचर बीच में खरीदा हो तो उसमें मान लीजिए 2 महीने बाद खरीदा है तो 10 महीने का लगेगा। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन तो टाइम से लगेगा ना, क्योंकि रेट हमें यहां पे दे रखा है पर एनम। रेट क्या दे रखा है? अगर यहां लिखा होता डेप्रिसिएशन 10% तो ये होता है फ्लैट रेट। क्या होता है? फिर हम टाइम नहीं देखते, फिर भले एसेट आपने 2 महीने बाद खरीदी तो भी पूरे साल का लगेगा, 1 महीने पहले खरीदी तो भी पूरे साल का लगेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन की रेट क्या देगी? पर एनम, यानी 10% 12 महीने का है। कितने महीने का है? पर यहां साफ साफ लिख दिया फुल ईयर ही है तो फुल ईयर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शॉप असिस्टेंट was to be given a share of 5% on the profit as settled before charging such share। इस शेयर को चार्ज करने के बाद, पहले बिफोर, ये जो शॉप असिस्टेंट है कोई यहां पर, उसने मांग की है, उसको सैलरी देते होंगे, कुछ भी देते होंगे, लेकिन इसके अलावा उसने क्या डिमांड रखी है कि मुझे 5% चाहिए। किसका? प्रॉफिट का। किसका? तो प्रॉफिट का 5% उसको कमीशन टाइप कुछ चाहिए यहां पर। लेकिन ये 5% किसका कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन पढ़ो, मुझे मत देखो। कई लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नजर लग जाएगी, मुझे मत देखो, क्वेश्चन पढ़ो सामने। हाँ, 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट ascertained बिफोर चार्जिंग सच शेयर। उस शेयर को चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए प्रॉफिट आता है तो 1 लाख का 5%, उसे कितना दे देंगे? 5,000। तो बचेगा कितना? 95,000। मतलब जो उसका कमीशन देने के पहले वाला प्रॉफिट है उसी पे 5% उसे हमें कैलकुलेट करके देना है। ठीक है? कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च 2023। हमें इस साल का प्रॉफिट निकालना है। बताइए, 31 मार्च 2023 ईयर एंडिंग का प्रॉफिट निकालना है। ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? बोलो ना। एक बात ध्यान रखो, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, इसका मतलब है कि वो उसका जवाब आपको आता है, तभी तो पूछ रहा हूं। जिसका जवाब आपको नहीं आता है वो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझे बताना है ना। हाँ है ना? तो मैंने कितनी सिंपल सी बात आपसे पूछी कि बताइए कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 22-23, 22-23। बताइए नॉर्मल तरीके से 22-23 का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल तरीके से, सिंगल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 22-23 का मुझे सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ेगी, जर्नल बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा और उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा। हाँ या ना? और फिर ये प्रॉफिट जाता कहां पर है? बैलेंस शीट में। कहां जुड़ता है? कैपिटल में। तो हम कैपिटल से भी तो एक तरीके से जो प्रॉफिट और लॉस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पीएनएल से निकलता है। एक तरीके से कैपिटल कंपैरिजन मेथड में प्रॉफिट किससे निकलता है? बैलेंस शीट से। किससे निकलता है? क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। और कैपिटल में प्रॉफिट पीएनएल से आके जुड़ता ही है। तो अगर हमें कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग पता हो तो डिफरेंस प्रॉफिट आ सकता है कि नहीं? इसी का नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। इसी का नाम है। साल की शुरुआत में 10,000 की कैपिटल थी, इस साल 2,000 का प्रॉफिट आया, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बताइए साल के अंत में कैपिटल कितनी हो गई? 12,000। तो 10 में प्लस 2 किया तो 12 आ गया, तो 10 और 12 का डिफरेंस 2 क्या होगा? प्रॉफिट। यही होती है कैपिटल कंपैरिजन। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड में प्रॉफिट कैसे निकलता है तो आप क्या कहेंगे? 2 डिफरेंट डेट्स की कैपिटल को कंपेयर किया जाता है। इज दिस क्लियर? और ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल और सर्टेन एडजस्टमेंट किए जाते हैं, उससे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और यह मेथड तभी एप्लीकेबल होगी जब सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्या है?
क्योंकि बताइए क्या इस सवाल में हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं? कहां कर सकते हैं इस सवाल में, इस सिचुएशन में? या तो ये जो क्लाइंट है मिसेस शशि, ये हमें और इंफॉर्मेशन दे, हमें बताए साल भर की परचेज क्या है, सेल क्या है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सैलरी, रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब दे, तो हम ट्रेडिंग पैनल बना देंगे, हाँ या ना? लेकिन इस सवाल में, और अगर हमें इंफॉर्मेशन होती तो हम इसे कन्वर्ट भी करते, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री पे कन्वर्ट कर देते, जो हम आगे सीखेंगे, अभी वो सीखा नहीं है अभी हमने। इज दिस क्लियर? देखिए मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करवाना शुरू कर सकता हूं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगा सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पे अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि कभी कोई नया क्वेश्चन, नया एडजस्टमेंट आए तो आपको सोचे, बार बार दिमाग में फिट होना चाहिए, रिवीजन घर पे जाके नहीं करना, क्लास में सब याद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है ना तो डबल एंट्री पे इन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं, और ना ही हमें सिंगल एंट्री में इंफॉर्मेशन दे रखी, पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी जिससे हम ट्रेडिंग वेरिएबल बना पाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल कंपैरिजन मेथड से। इज दिस क्लियर टू यू? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फॉर द, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। मुझे कैपिटल कंपैरिजन मेथड लगानी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन को आपके स्टडी मटेरियल में जहां तक मुझे ध्यान है, दो तरीके से सॉल्व किया गया है, दो अल्टरनेट्स बताए गए हैं इसमें। हाँ ठीक है, हम अपने हिसाब से भी करेंगे सॉल्व, हो सक ठीक है, मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन भी सीख लेंगे और अपने हिसाब से भी हम कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए, तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड से प्रॉफिट निकालना है। लिखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लाइबिलिटीज, दो डेट्स 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23, उसके बाद एसेट्स 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। ठीक है, आप लोग प्रॉपरली ये फॉर्मेट बना लेंगे, दिखाई दे रहा है प्रॉपर आपको? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल में अलग ढंग से, दो तरीके से किया, एक तरीके से किया गया है अलग तरीके से, और मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, दोनों का मैच करेंगे, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना भाई, एग्जाम में किसी भी प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन भी बदला जा सकता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट। असेट्स में लिखिए कैश एट बैंक, साल की, पिछले साल के एंड में कैश 20,000 था, इस साल के एंड में कितना है? 21,000। हाँ जी, वो हो नहीं रही मुझसे यार, तो नहीं हो रहा ना, ये कहाँ हो रहा, मैंने करके ट्राई, अच्छा हाँ नहीं हो रहा ना अभी ये, आ जाओ इधर केशव, तुम आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ मैं गलती कर, धन्यवाद केशव, नहीं नहीं मैं तुम्हें 5 स्टार खिलाऊंगा। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, कितना कैश हो गया ये? 21,000। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स बताएंगे मुझे आप, डेटर्स तो 17,000 और 25,000, दो डेट्स के डेटर्स भी आपको दे दिए। और कोई एसेट? स्टॉक
स्टॉक कितना, 40,000 और 60,000। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर जरा देखिए ध्यान से। फर्नीचर साल की शुरुआत में कितना था, मतलब पिछले साल का एंड 31 मार्च 22 यानी 1 अप्रैल 22, राइट। 31 मार्च 22 का क्लोजिंग मतलब 1 अप्रैल 22 का ओपनिंग। हाँ, तो कितना था बोलिए, 29,000। और एंड में भी कितना है, क्या नीचे कोई एडजस्टमेंट है ना। क्वेश्चन इसीलिए तो कहा था क्वेश्चन पढ़ो। फर्नीचर लगाने का है ना, डेप्रिसिएशन लगाने का है ना। तो मैं यहां पे 2-3-4 लाइन छोड़ दूं ताकि आपके पास टोटलिंग की जगह रहे। प्रॉपर मार्जिन रखो, कोई और असेट लाइबिलिटी भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए। और मैं यही वर्किंग नोट इसका बना रहा हूं। फर्स्ट, क्या हमें साल के एंड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी थी क्या, नहीं दे तो रखी 29, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन बाकी है उस पर, है ना। तो फिर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद देखें कितना आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन है ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 29,000 का 10% पूरे साल के लगाना है, 2900। तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर बोले, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर बोलिए क्या आएगी, 29,000 माइनस 2,900, बोलिए कितना आ रहा है, 26,100। ठीक है। मॉड्यूल स्टडी मटेरियल में कुछ दूसरा प्रेजेंटेशन है, वैसे भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे भाई 31 मार्च 2023 का हम फर्नीचर की बैलेंस निकाल रहे हैं, तो उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ही आएगा ना। हाँ जी, कोई दिक्कत, हाँ कितना हो गया ये, 26,100। आगे मत चलिए, हो गया इतना। और लाइबिलिटीज में देखिए, कोई और लाइबिलिटीज है यहां पर पहले। क्रेडिटर्स कितने हैं, 32,000 और 22,000। कैश, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारी एसेट्स हैं, एसेट साइड में लिख दिया। क्रेडिटर्स हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, लाइबिलिटी है। और फर्नीचर को लेकर क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखी थी, वो सेम वैल्यू दे रखी थी। सेम भी हो सकता था, हो सकता है सेम वैल्यू हो, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दिया था कि भाई 10% का डेप्रिसिएशन है तो वो लगाएंगे ही हम। हो गया इतना। अब अगर कोई और असेट और लाइबिलिटी नहीं होती, कोई और असेट और लाइबिलिटी नहीं होती, तो इसका डिफरेंस क्या आता, कैपिटल। लेकिन सवाल में एडजस्टमेंट है, मैं देखता हूं और क्या एडजस्टमेंट है बताइए। कोई एडजस्टमेंट दे रखे थे आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे देना बाकी है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देना बाकी है, प्रोप्राइटर खुद से इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, जो मैं कह रहा था ना, नाम का अंतर तो हो सकता है मिसेस शशि ने मिसेस शशि के बिजनेस को लोन दे रखा हो, उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो खैर, तो लोन देना, लोन पे इंटरेस्ट देना बाकी है, तो देना बाकी है तो क्या है बताइए, लाइबिलिटी। देना बाकी है तो, और देना बाकी है तो क्या हुआ है, तो इस साल का जो एक्सपेंस है, अकाउंटिंग एक्रूअल पे चलती है, किस पे चलती है, एक्रूअल पे। तो जो एक्सपेंस वाला पार्ट है वो पीएनएल में आएगा, और जो लाइबिलिटी वाला पार्ट है वो बैलेंस शीट में आएगा। तो मैं यहां वर्किंग नोट नंबर 2 बनाता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का अमाउंट बताएंगे मुझे आप, पहले लोन का अमाउंट यहां भी लिख लें। ये लोन कितना था, 30,000 था। क्या कोई लोन कम ज्यादा हुआ, नहीं, तो लोन तो वही रहेगा, लोन भी लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पे परसेंटेज बताइए जरा, 10% है क्या, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 3,000। हो गया इतना। ये पे करना है, पे कर दिया है, पे करना बाकी है, बाकी है तो लाइबिलिटी में आना चाहिए कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। क्या पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग लिखा है, नहीं। इस साल का कितना है बोलिए, 3,000। ये मैंने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में लिख दिया। मैं डायरेक्टली आपको जो स्टडी मटेरियल में क्या है वैसे ही करवा दूं तो आपके आप याद कर लेंगे उससे कि ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट से चलें। दुनिया अलग रास्ते पे जा रही है, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। आप समझे, क्या मैंने गलत किया कुछ, मैंने मॉड्यूल से अलग जरूर किया है, जानबूझकर किया है अभी। हाँ बताइए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी है कि नहीं, हाँ तो लिख दिया मैंने, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। हाँ ठीक है ना। और कुछ देखें, और कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, मुझे तो और भी कुछ लगा रहा है, याद आ रहा है।
हाँ जी, कमीशन। लेकिन कमीशन तो प्रॉफिट पे बेस्ड है, कमीशन तो प्रॉफिट पे बेस्ड है ना, तो प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको बाद में ही कैलकुलेट करूंगा, उसका इफेक्ट बाद में ही डालूंगा। इज दिस क्लियर? कोई बता सकता है कमीशन की एंट्री क्या होगी? इंटरमीडिएट में आ गए हो, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में, बताओ कमीशन की एंट्री क्या होगी? अरे इतना थोड़ी सोचते हैं, फटाफट। अगर पे कर दिया तो कमीशन टू कैश, और पे नहीं किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। पे नहीं किया ना तो आउटस्टैंडिंग, तो वो भी आना चाहिए लाइबिलिटी में, पर वो किस पे बेस्ड है यहां पर? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट निकला ही नहीं है मेरा, तो अभी मैं उसका अमाउंट निकाल ही नहीं सकता, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। इज दिस क्लियर? तो मैंने नीचे 3 एडजस्टमेंट मुझे दिए थे, एक डेप्रिसिएशन का, एक इंटरेस्ट ऑन लोन का, और एक कमीशन का। मैंने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बैलेंस शीट में डाल दिया, मैंने आउटस्टैंडिंग इसका भी डाल दिया, इंटरेस्ट का भी, कमीशन का नहीं डाल पाया मैं। चलिए बताइए, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पर। अब आपको सारी एसेट्स का टोटल करना है। $44,000 चेक करिए, 44,000 और 23 एंडिंग, वो कुछ अलग आएगी हमारा मैच, अभी हम आंसर नहीं कर पाएंगे मॉड्यूल से। $77,100 $77,100। हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट्स कर दिए? डेप्रिसिएशन वाला कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन वो वाला भी, लोन वाला भी कर दिया, लेकिन कमीशन का बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर स्टडी मैट भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए स्टडी मटेरियल में कितना फर्नीचर लिया था ओपनिंग में? पिछले साल का एंड यानी इस साल का ओपनिंग कितना लिया था? 29 लिया था ना। एंड में भी कौन सा लिया? तो ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाद में नीचे करेंगे, जरूर करना तो पड़ेगा ही ना, करना तो पड़ेगा। यहां पर देखिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया गया है, हमने लिया कि नहीं? आगे बढ़े। हाँ जी, क्या चीज? लोन को रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। कहां किया? देखो ये लोन बैलेंस शीट में लिखा है मैंने तो। इज दिस क्लियर? बिल्कुल। कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट पूछिए। हाँ हाँ, कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नीचे पढ़िए, पहली बात तो 29 का 29 ही है। पहली बात तो पिछले साल की शुरुआत, इस साल की शुरुआत में भी 29 था, एंड में भी 29 है, और क्वेश्चन में ना तो कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो इसका मतलब ना खरीदा ना बेचा, तो 29 का 29 कैसे रहेगा? डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा। पहली बात क्लियर। दूसरा रीजन भी मेरे पास है, नीचे लाइन पढ़िए, डेप्रिसिएशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड, टू बी। हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन शशि ने दी है ये अधूरी है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के पहले की दी है। इज दिस क्लियर? क्लियर। तो सारी बातें जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर 90% डाउट के जवाब तो वहीं मिल जाएंगे आपको। और कोई डाउट? कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप। भाई मैंने देखो डाउट नहीं, एक बात और बताता हूं, डाउट्स आते क्यों मानो? हम क्वेश्चन से कहीं ना कहीं थोड़ा घबराए हुए रहते, कुछ करना नहीं है। अरे बैलेंस शीट की जगह में यहां क्या बोलते हैं उसे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें भी क्या अंतर था बताया था मैंने आपको, क्या था बताएं? जब प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग करने के बाद जो असेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनता है उसे कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? लेकिन जब प्रॉपर डबल अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया आपने, तो असेट लायबिलिटी के स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने ऊपर कैश लिख दिया, नीचे फर्नीचर लिखा। प्रॉपर बैलेंस शीट में ऐसा होता क्या? बैलेंस शीट में तो पहले फर्नीचर आता, फिक्स एसेट्स आती, हाँ या ना? क्योंकि बैलेंस शीट का तो एक फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी नहीं होता। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। और कोई डाउट? तो ये आ गया। अब बताइए इक्वेशन क्या होती थी? बेसिक इक्वेशन बोलिए। क्या इस सवाल में ड्राइंग्स है? हाँ है। क्या इस सवाल में एडिशनल कैपिटल है? हाँ है। मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। बताइए इक्वेशन बेसिक बोल के बताइए। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, हाँ, माइनस विड्रॉल। अगर विड्रॉल है तो इस सवाल में नहीं है शायद ना, विड्रॉल नहीं है इस सवाल में। विड्रॉल मतलब कैपिटल को ही निकाल के विड्रॉल है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स और विड्रॉल में अंतर होता है, क्या अंतर होता है बताइए? हर ड्राइंग्स क्या होता है? जब आप पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हो,
और विड्रॉल का मतलब होता है कि आपको क्या लगा, कैपिटल ज्यादा लग गई। अरे मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और मुझे लगा नहीं यार ज्यादा इतनी जरूरत ही नहीं कैपिटल की, 2 लाख वापस ले आए घर, तो 8 लाख, तो कैपिटल विड्रॉल हो गई। हो गया इतना। हर ड्रॉइंग्स विड्रॉल ही है, लेकिन हर विड्रॉल ड्रॉइंग्स नहीं है, ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए ही होती है। इज दिस क्लियर? तो सारी बातें जो बताई गई दिमाग में फिट रखो। चलिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस विड्रॉल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हो गया। वो आईओसी वो तो अब है ही नहीं ना, क्लियर है? तो फिर इक्वेशन को चेंज करिए, अब क्या होगा बोलिए? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, है ही नहीं सवाल में, खैर, इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसे कहते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्या कहते हैं? इज दिस क्लियर? तो बस इसी फॉर्मेट को हम बनाते हैं, पर अभी जो प्रॉफिट आएगा उसमें एक एडजस्टमेंट बाकी है। कौन सा? वो कमीशन वाला एडजस्टमेंट बाकी है। एनी डाउट इन दिस? तो वो हम पहले भी कर सकते थे। अच्छा, यहां दिया होता कमीशन 3000 है तो मुझे प्रॉब्लम होती क्या? मैं लिख देता बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 3000 का कमीशन, लिखता कि नहीं? क्यों लिखता बताओ? क्योंकि देना बाकी है। देना, देखो आप समझो, कोई भी नया चैप्टर पढ़े, एक बात आपको बताऊं, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से कोई कंसेप्ट नहीं बदलेगा। अकाउंट्स में सुन लेना, कुछ भी कर लो, 4 ही चीजें होती है, कोई 5वीं मिल जाए तो बता देना। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, बस। इसके अलावा कुछ 5वां होता ही नहीं है। कई बोलते हैं सर कैपिटल होती है, वो लायबिलिटी है। कुछ भी 4 के अलावा कभी भी कोई 5वीं चीज मिल जाए तो मुझे बता देना। 4 ही चीजें बस, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। और इनके साथ, ये तो चैप्टर कैलकुलेशन वाला है, ये तो चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है, वरना आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। इनके साथ सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं बस, डेबिट और कुछ होता ही नहीं है इसके अलावा। और जगह भी सिर्फ 2 ही है, या तो ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट। तो अकाउंट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है ना? उसको सिंपल वे में ही पढ़िए, ठीक? मेरे कहने पे मत जाइए। अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो मैं मना करूंगा तो भी क्या हुआ, लायबिलिटी में आएगा, वो देना बाकी है ना। क्लियर? चलिए, खैर, तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना ले। चलिए, तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का, चैट्स। चलो बोलिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब मेरी जो डेट है वो है 31 मार्च 23 वाली, राइट? क्या है बोलना? 77,100। इज दिस क्लियर? ओपनिंग कैपिटल 31 मार्च 22 वाली कितनी? ये माइनस होगी ना, ठीक है, हो गया। और बोले, ऊपर एडिशनल कैपिटल माइनस होगी कि प्लस? एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, कितना? कैसे आया 35? लिखा हुआ था, उसने अपनी पर्सनल इनकम को बिजनेस में ले आया ना वो, तो उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। ये प्रोपराइटर का नाम क्या है यहाँ पे? शशि। एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए, शशि ने बैंक लूटा, शशि ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लाए बैंक लूट कर, अपने लिए क्या है? कैपिटल। बिजनेस को इससे कोई मतलब नहीं बिजनेस में क्या लाया और कहां से लाया है, जो लाया है वो कैपिटल है, दैट्स इट। हो गया। नेक्स्ट, एडिशन। ड्रॉइंग्स बोले, ड्रॉइंग्स ऐड होंगी बॉस। कितने रुपए महीना थी? तो 5,000 इंटू 12, हाँ जी, 60,000। तो ये आ गया प्रॉफिट, प्लस में आए तो प्रॉफिट, और ये बिफोर, ये वो आएगा ना असिस्टेंट कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन टू असिस्टेंट, कमीशन टू असिस्टेंट। हाँ जी बोले, 58
100, ये आ गया 58,100 का कमीशन आ गया भाई साहब इसका, ठीक है। और कमीशन के पहले वाला प्रॉफिट। अब कमीशन कितना देना है, इसी का तो 5% देना है। पढ़िए लाइन, क्या इसके बाद इसको चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% देना है। कई बार आपने 11th 12th में ऐसे एडजस्टमेंट पढ़े होंगे, कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, खेलते रहते हैं आपकी भावनाओं के साथ। अरे पढ़ा होगा ना, या कुछ भी नहीं है। यहां पे बोल रहा है कि भैया जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा ना उसका 5% दे दो, तो दे दो सीधे। कितना आ रहा है बोलो, 58,100 का 5% 2905। कमीशन की एंट्री बोलना तो जरा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन बैलेंस शीट में जाएगा और कमीशन पीएनएल में जाएगा। पीएनएल बनाना नहीं है, ये तो पीएनएल का स्टेटमेंट ही तो है, ये बताया था, इससे प्रॉफिट ही निकल रहा है, तो कमीशन से प्रॉफिट कम होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो कितना आ रहा है बोले, 52905। फाइनल आंसर दें, 55। ये हमारा प्रॉफिट आ गया कि नहीं, मॉड्यूल से आंसर चेक करें, यही आया होगा। अच्छा आपके पास स्टडी मटेरियल लाना चाहिए आप, हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं। ये आ गया, ये आ रहा है ना, देख लो 55,195 ही तो आ रहा है, हो गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन लिखिए। ऑल्टरनेटिव, क्या प्रेजेंटेशन बदलने से कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, प्रेजेंटेशन कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन एज पर स्टडी मटेरियल हम करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, कर पाएंगे आप, आपको खुद करना चाहिए ना स्टडी मटेरियल से। अब देखिए मैं आपको यहां डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ये रहा, हाँ जी ये देखिए, बताइए यहां क्या किया गया। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया, जो असेट लायबिलिटी एज इट इज दी हुई थी वही यहां लिख दी, यस और नो, कोई चेंज किया ही नहीं। ना तो इन्होंने पापियों ने डेप्रिसिएशन लगाया, ना पापियों ने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करा, और ना आउटस्टैंडिंग कमीशन, वो तो हमने भी नहीं करा, उस हिस्से के लिए तो हम भी पापी हैं, पापा नहीं पापी। आगे बढ़े क्या, इज दिस क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर ये 44,000 और ये अमाउंट अलग आ गया कुछ सेकंड कैपिटल का, देख रहे हैं आप। फिर स्टडी मटेरियल में मैंने आपको पीएनएल का स्टेटमेंट बनवाया था, स्टडी मटेरियल में उसी को कुछ ऐसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में बना दिया, कोई नियम तो है नहीं, स्टेटमेंट है वो तो कैसे ही बना लें। देखिए आप, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, हमने भी तो यही किया, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स। भाई क्रेडिट, ये तो अकाउंट्स का जनरल रूल है, क्रेडिट में क्रेडिट एड प्लस होगा, क्रेडिट में कोई चीज डेबिट है तो लेस होगी, डेबिट में क्रेडिट है तो लेस होगा, डेबिट में डेबिट है तो ऐड होगा, तो वो कैसे भी शो कर दो आप। तो यहां क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, यही तो हमने भी किया। लेस क्या किया, ओपनिंग कैपिटल, लेस क्या किया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल, अरे हाँ या ना। तो इन्होंने यहां लिख दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट, आप लिख सकते हैं प्रॉफिट क्या है, फाइनल प्रॉफिट है, बताइए इसमें क्या क्या बाकी है, कमीशन, डेप्रिसिएशन और लोन का इंटरेस्ट बाकी है ना। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इज दिस क्लियर और नॉट। उसको उन्होंने ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख दिया, वो ठीक है, कभी कभी लिख देते हैं, वैसे भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, रफ में ही चल रहा है सब, प्रॉपर डबल अकाउंटिंग नहीं चल रही है, हाँ है ना। और अब इसमें से डेप्रिसिएशन कितना, ये प्रॉफिट आ गया, कितना आया देखिए, 64,000 आ गया, आया कि नहीं। 64,000 में से 2900 का डेप्रिसिएशन गया। अरे डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट भी कम होगा और असेट की वैल्यू भी कम होगी, हमने ऊपर क्या कर दिया था, असेट की वैल्यू कम कर दी थी, तो उसका इफेक्ट आ गया था कि नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी में भी आएगा, देना बाकी है तो लायबिलिटी में आएगा ना, लेकिन देना बाकी है तो क्या हुआ है, तो खर्चा भी नहीं इस साल का, तो वो प्रॉफिट में से भी कम होगा कि नहीं। तो जब प्रॉफिट ये यहां से कम कर दिया, और इसके बाद कितना आ गया, ये 58 आ गया, ये अभी भी बिफोर कमीशन है, अभी बिफोर क्या है, कमीशन।
और इन्होंने फिर यहां पर अलग से एक और खेला खेला। दिख रहा है आपको ये? वही पीएनएल कंटिन्यू है ना अभी? हाँ, अभी 58,100 क्या है? बिफोर कमीशन है कि नहीं? फिर इसमें प्रॉफिट का कमीशन कितना आया? 29। और फाइनल प्रॉफिट बोलो कितना आया? 59। और फिर इन्होंने 31 मार्च 23 का बिल्कुल फाइनल और करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। अरे देखो, हमने भी जो बनाया था, ये 22 वाला भी बनाया था, 23 वाला भी बनाया था ना? देखो ध्यान से, तो क्या हमारा वाला भी पूरा फाइनली सही था क्या? अभी कहां सही था? इसमें आउटस्टैंडिंग कमीशन बाकी था ना? ठीक है, पर वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में हमसे। सिर्फ क्या पूछा था? प्रॉफिट। वो हम निकाल चुके हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल में उसको प्रॉपरली फाइनल कमीशन, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना के दिया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? बताइए, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या आया? कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर कितना आएगा? हमने भी यही लिया था, पहले ही ले लिया था हमने तो, यस और नो? उसके बाद ये अपना क्रेडिटर्स आए थे, इंटरेस्ट ऑन हमने भी लिया था, लोन हमने भी लिया था, राइट? अब ये कमीशन भी आ गया, देखो आप, आ गया कि नहीं? क्लियर? और इसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमें मालूम थी, फर्दर कैपिटल ये भी आ गया, आगे कि नहीं? ड्राइंग्स हमने वो कर दिया, टैली हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मैं एक आखिरी बार वापस से यहां पे एक बात बोलूंगा, मेरी बात ध्यान से प्लीज सुनिएगा। ऑल असेट्स आ गई क्या? डेप्रिसिएशन भी हो गया, माइनस ऑल लाइबिलिटीज आ गई कि नहीं? इसमें लोन भी आ गया, क्रेडिटर तो आ ही गए, और बाकी दो एक आउटस्टैंडिंग कमीशन था, एक आउटस्टैंडिंग आ गया कि नहीं? असेट माइनस लाइबिलिटी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई, और ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, तो क्या जोड़ेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल आए? प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं? क्या आप इसको एज इट इज स्टडी मैट के फॉर्मेट से खुद कर सकते हैं? करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, अगर आप घर पर जो आपको बताया जाता है और आप उसको घर पे नहीं करते हैं, होमवर्क पेंडिंग, जो लोग होमवर्क पेंडिंग रखते हैं ना, उनका अटेम्प्ट पेंडिंग हो जाता है। हाँ भाई, जो सच है वो बताना पड़ेगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ में तो ये बोल सकता नहीं, नहीं आप सब पास हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? सच यही है, ईमानदारी रखना पड़ेगी। क्या आप चाहते हो कि मैं रोज आपकी कॉपी चेक करूं यहां पे कि आपने होमवर्क किया कि नहीं? क्या फाउंडेशन के स्टूडेंट है? फाउंडेशन तक तो फिर भी अच्छा लगता है कि आपकी कॉपीज में चेक करूं, बताओ होमवर्क चेक किया कि नहीं। क्लियर? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पिछली क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था वो आपने किया। ठीक है, और एक बात और, आपको ये मुझसे नहीं पूछना है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना है। मैंने जो 2 क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड अच्छी है तो उन्होंने यही कर ली हो। आपको अपनी स्पीड जज करनी चाहिए, तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन क्लास में हुए उनको वापस से एक बार घर पे करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? देखो, ये सारी बातें तब है जब आप पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, फिर घिस घिस के तो पास हो ही जाते हैं लोग। समझ रहे हैं? दुनिया की कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको पास नहीं करा सकता, वो आपको खुद ही होना पड़ेगा, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। गेट माय पॉइंट? चलिए, तो ये यहां पर हमने कैपिटल कंपैरिजन मेथड खत्म कर ली। कोई डाउट इसमें? लेकिन अभी हम थोड़ी सी और कुछ बातें करने वाले हैं, बढ़े आगे। लिखिए फर्दर एग्जाम्पल्स। क्या कोई दिक्कत? कितना पेज छोड़े ऐसा? तो आपके घर पे, हाँ जी, वो आप इसी कॉपी में करते हैं क्या? ये सेम कॉपी है क्या? हाँ, तो फिर आपको पेज छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ लीजिए, उस देखकर 1 मिनट, ये बताया तो ना। देखिए, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक तो लगभग 3/4 पेज पर पीएनएल बनेगा, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बनेगा, तो 1-1.5 पेज आप छोड़ दीजिए। ठीक है,
आप बोले तो मैं करवाऊं आपको, वो सही नहीं है, ठीक है ना, वो अब आपको करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, अच्छा, और ऐसा नहीं जो हमने किया वो भी सही है, उसमें कोई नंबर ऐसे नंबर कटेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, राइट। किसी कोई डाउट है तो पूछें एक बार फटाफट, कोई दिक्कत, मैं बढ़ूं आगे, चलिए लिख देता हूं, फर्दर एग्जाम्पल्स, particulars, 31st December 2023, 31st December 2026। हालांकि 2026 नहीं आया, उससे दिक्कत तो नहीं कोई, ठीक। पीपीई, ये समझते हैं आप पीपीई? व्हाट इज पीपीई? नहीं नहीं नहीं, पीपीएफ नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, आजकल फिक्स्ड एसेट्स का नया नाम है, ठीक है, लिखूं या नहीं, चलेगा? चलो मैं ब्रैकेट में आपके लिए भी लिख देता हूं, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, क्रेडिटर्स, लोन, अदर लाइबिलिटीज, 6,000, 3,000, 2,000, 1,000, 4,000, 1,500, 500, हो गया। इसके बाद 9,000, 2,500, 3,500, 6,500, 3,200, लोन 1,500, अदर लाइबिलिटी 800। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट, अमाउंट withdrawn for personal purpose rupees 600 per month, 600 per month, amount withdrawn for personal purpose rupees 6,600 per month, and capital introduced, additional capital introduced in 2023 and 2026 rupees 8,000 and 12,000 respectively, whereas in 2025, capital of rupees 3,000 withdrawn. लिख लिया? Sales during 23, 24, 25, 26 is in the ratio of 23, 24, अच्छा
ईयर ये वैसे तो 2023, 2024, 2025, 2026, ठीक है, आर इन द रेशो ऑफ 4:3:3:1। एक मिनट, 4:3:2:1। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा, कैलकुलेट प्रॉफिट। मान लीजिए, अब देखिए स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम के, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने कर लिए, कोई दिक्कत, हमने अभी 4 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं, क्लियर है। अब एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे बताएंगे कोई। 31 मार्च 23 की एसेट लायबिलिटी दे रखी है, और सॉरी 31 दिसंबर, मतलब अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अब फाइनेंशियल ईयर नहीं लेना है, 31 दिसंबर की एसेट लायबिलिटी है, तो अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर हो गया, जनवरी टू दिसंबर, तो 2023। और फिर 31 मार्च 26 की एसेट लायबिलिटी दे रखी है, 31 दिसंबर। तो अब बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को। एग्जाम में सवाल आपके सामने आ जाता है, अब आपको सॉल्व करना है। अप्रोच बताइए। पहली स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहली स्टेप क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरी स्टेप क्या होती है, रिटेन। रिटेन कैसे करते हैं, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे, किसी भी क्वेश्चन को कैसे रिटेन करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन एग्जाम में, और मैं सोचूंगा अब देखो 2 डेट की एसेट लायबिलिटी दे रखी है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट है, ये हो गया, और मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये हो गया समरी क्वेश्चन की। अभी इस क्वेश्चन की समरी क्या होगी, 2 डेट की एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, पर उसमें 4 साल का डिफरेंस है, शायद कितना है, 31/12/23, 23 के बाद 24, फिर 25, फिर 26, 4 साल हो गए ना। अरे हाँ या ना, कैलेंडर ईयर है, ठीक। और उसके बाद मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें 4 साल का डिफरेंस है एसेट लायबिलिटी के बैलेंस में। फिर मैंने आपको ड्राइंग्स दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, विड्रॉल दे रखा है, और आपसे प्रॉफिट पूछा है, रिटर्न हो गया। अब तीसरी स्टेप, कैसे बढ़ोगे, क्या अप्रोच क्या होगी, आप बोलिए, बोलो। हाँ, जो भी दिमाग में है बोलो ना फटाफट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एसेट और लायबिलिटी का, एक 31 दिसंबर 23 का बनेगा, एक 31 दिसंबर 26 का बनेगा, तो कैपिटल 4 साल पुरानी और 4 साल बाद की आएगी ना। तो 1 साल पुरानी कैपिटल में 1 साल का प्रॉफिट जोड़ता हूं, और 1 साल की ड्रॉइंग्स माइनस करता हूं, और 1 साल की एडिशनल कैपिटल जोड़ता हूं, तो 1 साल बाद की क्लोजिंग आती है, हाँ या ना। तो 4 साल पुरानी कैपिटल में 4 साल की एडिशनल कैपिटल जोड़ूंगा, 4 साल की ड्रॉइंग्स माइनस करूंगा, हाँ या ना, और 4 साल का प्रॉफिट जोड़ूंगा, तो 4 साल बाद की कैपिटल आएगी, अरे हाँ या ना। तो इस सवाल में मेरे पास सीधे 4 साल का प्रॉफिट आएगा, आएगा कि नहीं। इस सवाल में कैपिटल कंपैरिजन चूंकि 2 डेट की हो रही है, 2 डेट आज तक के सवालों में 2 डेट फर्स्ट ईयर एंड बिगिनिंग और एंड होती थी, लेकिन इस सवाल में डिफरेंस मैंने जानबूझ के क्रिएट कर दिया 4 साल का। तो इस सवाल में जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड से प्रॉफिट आएगा वो 4 साल का इकट्ठा प्रॉफिट आएगा, आएगा कि नहीं। और उस इकट्ठे के टुकड़े टुकड़े 4 साल में करने के लिए केशव मैंने क्या दे दिया आपको, मैंने दे दिया कि सेल्स का रेशो दे दिया। हालांकि जरूरी है कि प्रॉफिट सेल के रेशो में हो, जरूरी थोड़ी है, प्रॉफिट सेल के रेशो में जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी साल सेल ज्यादा और प्रॉफिट कम, इसमें भी पॉसिबल। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम असम्पशन डाल देंगे कि 4 साल का इकट्ठा प्रॉफिट आ गया, अब 4 साल के प्रॉफिट को अलग अलग 4 साल में बांटना है, वो बांटने के लिए कोई और रेशो अवेलेबल नहीं है, तो हम सेल्स के रेशो में बांट देते हैं। हो गया कि नहीं सवाल, ठीक है। करें इस सवाल को फटाफट से, करना चाहिए ना। स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लाइबिलिटीज, क्या डेट ली मैंने, 31 दिसंबर 23। ये साल कब से शुरू हुआ होगा,
जनवरी 23 से और दिसंबर 23 तक, तो 23 ही है ये, इट इज नॉट 22-24। फिर 31 दिसंबर 26 एसेट्स, 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 26। क्या ये क्लियर हो रहा है? बड़े आगे आप बताएंगे। सवाल नोट कर लिया था सभी ने? सवाल नोट कर लिया था? चलिए आप बताएं मुझे। यस, पीपीई कितना? 6,000 और 9,000। क्या इसमें कोई डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है क्या? नहीं, लग गया जो भी था, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टॉक 3,000 और 2,500। फिर डेटर्स 2,000 और 3,500। कैश इन बैंक 1,000 और 6,500। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 4,000 और 3,200। और भी कुछ? कोई लोन? लोन लिखा था कुछ, लोन दिया कि लिया? भाई कहां लिखा दिया ना? लोन अगर लिया होता तो लाइबिलिटी है, और दिया है तो असेट है। कुछ दिया नहीं, जनरली हम क्या मानते हैं? चलो मैं यहां लिखवा देता हूं, लोन टेकन, हालांकि जनरली उसे लाइबिलिटी माना जाता है। एक्चुअली मालूम, उसका रीजन भी बताता हूं आपको, हर चीज का रीजन बताइए। लोन जनरली लाइबिलिटी क्यों माना जाता है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि क्या? हमें हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। लोन टेकन, लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, लोन दिया है तो एसेट है। पर जनरली लोन को लाइबिलिटी मान लेते हैं हम, ऐसा क्यों? क्योंकि असेट वाले लोन का हेडिंग होता है लोन्स एंड एडवांसेस। क्या होता है? आप कभी भी बैलेंस शीट पढ़िए, करेंट असेट्स, आजकल तो खैर करेंट नॉन करेंट में हो गई न्यू फॉर्मेट, लेकिन पहले का भी फॉर्मेट पढ़े, करेंट असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस। यस और नो? तो जब लोन्स एंड एडवांस लिखा है मतलब लोन दिया है, यह माना जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो जनरली जो लोन है तो वो फिर लाइबिलिटी, हमने लोन लिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स लोन कितना? 1,500 और सेम ही रहा, लोन वापस ही नहीं गया। बताओ, जिसने भी लोन दिया बेचारा पछता रहा होगा, ठीक है। और अदर लाइबिलिटीज भी है, अदर लाइबिलिटीज 500 और 800। ऑनलाइन में अक्षित, आदित्य, कोई किसी ने पूछा है क्वेश्चन? एनी डाउट? हेलो? हेलो? डाउट नहीं है। नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट्स? सभी लोग एक बार यस। यार मेरे को चैट्स दिख क्यों नहीं रही हैं आपकी? एक सेकेंड। 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, 2-4 कदम ये लेकिन से क्या? हाँ, ओ क्लियर। चलो नेक्स्ट, असेट और लाइबिलिटीज। अब आप टोटल लगा देंगे। कुछ बाकी तो नहीं है? और मर जाना। कैपिटल बताइए, बैलेंसिंग फिगर आएगी। हाँ जी, इधर 6,000 और इधर 9, 11, 14, 15, 21, 16,000। चेक करें, 6,000 और 16,000, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स और एक कॉलम अमाउंट का। अमाउंट के 2 कॉलम भी बना सकते हैं, कई बार इनर और आउटर कॉलम, सारे एड आइटम्स एक साथ लेस ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपको पता ही है। हाँ जी, कैपिटल
एज ऑन 31 दिसंबर 23 बोले 6,000 24 लेंगे ना हम। हमारी इक्वेशन याद करिए, हम कौन सी लेते हैं, क्लोजिंग वाली लेते हैं ना। तो 26 कितनी, 16,000। यस और नो। कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 23 23 24 25 26 4 साल में कितना, 6,000। ये माइनस होगी ना। इनमें डिफरेंस कितने साल का है, 4 इयर्स का है। 31 दिसंबर 23, 24, 25, 26। इज दिस क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल कौन कौन से ईयर में थी जरा देखना। 2023 में भी थी और एंड 2026 में भी थी। ठीक है, हो गया इतना। 23 लिखवाया, 24 लिखवाया, उसको 24 कर ले एक बार, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2024 में की, उसमें क्या दिक्कत है, हमने दिसंबर 23 लिया है ना। 24 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लगे। हाँ कितना है बोलिए, 8,000 और 12,000 दोनों मिलाकर 20,000। ठीक है। अच्छा, चारों साल, तीनों जो भी डिफरेंस ईयर्स थे, 3 साल 4 साल, उसमें अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो सारी लेते कि नहीं। इज दिस क्लियर? हाँ, एडिशनल कैपिटल आ गई। अब ड्राइंग्स बोलिए। हाँ जी, कितनी है, हाँ लेस होगी ना, ठीक है, 20,000 हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग्स 600 पर मंथ। इज दिस क्लियर? हाँ, 600 इंटू 12, तो ये तो 1 साल की हुई। 4 साल की लेस करेंगे, 3 की, मुझे ये बताइए। नहीं, 4 साल की लेस करें, 3 साल की। नहीं, 23 की कैपिटल तो ये आ गई ना, वो तो 4 की लेंगे ना। ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ड्राइंग्स भाई, ड्राइंग्स अलग से दे रखी, मतलब ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ ना। तो 23 की भी आएगी, 24 की भी आएगी, 25 की भी आएगी और 26 की भी आएगी। इज दिस क्लियर? भाई ड्राइंग्स आपको देखो, एक मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। आप खुद बताइए, आज तक आपने जब बैलेंस शीट बनाई है ना, तो असेट और लाइबिलिटीज और ये कैपिटल जो आती थी बैलेंस शीट में, मान लो 1,000 रुपए की असेट है, 400 की लाइबिलिटी, 600 की, तो जो बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में जो फाइनल फिगर आता था, फाइनल, उसमें तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं ना, उसमें तो प्रॉफिट भी जुड़ चुका है, कैपिटल ड्राइंग भी लेस हो चुकी है ना। अरे हाँ या ना। तो वैसे यहां अगर हम सोचें, यहां पर देखिए, ध्यान देंगे कि ये जो बैलेंस शीट में फिगर आए हैं, अगर कुछ और ना दिया जाए तो क्या मानेंगे, अरे तो फाइनल फिगर ही है ना, फाइनल फिगर ही है ना। लेकिन मैंने क्या एडजस्टमेंट आपको नीचे दिया था, यहां पे भाई ये तो फाइनल फिगर आ गया, लेकिन हमने क्या लिखा था नीचे, ये एडजस्टमेंट दिए ना। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये एडजस्टमेंट अभी हुए तो फिर करना पड़ेंगे, तो फिर कर देते हैं भाई। हाँ, इंटू कितना करूं, 4 इयर्स कर दो, कितना आ रहा है बोले, 28,800, ये ऐड हो गया। और कुछ, बस विड्रॉल है, बताओ, कैपिटल विड्रॉन भी तो है, विड्रॉन वो 1 ही साल थी, वो तो कितना बोलना, 3,000। ये क्या होगी, ऐड ही होगी ना। आप बेसिक इक्वेशन याद रखें, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस विड्रॉल, तो क्लोजिंग आती है। अब क्लोजिंग से चलेंगे तो वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सिंपल। अब मुझे फाइनल आंसर दे, प्रॉफिट, हाँ कितना, 30,800 आ गया।
30,800 आ गया। ये क्या एक साल का प्रॉफिट है? ये एक साल का प्रॉफिट नहीं है ना, चारों साल का है ना। अरे यार ये मत करा करो, सभी के पास सभी के कैलकुलेटर अलग अलग कंपनी के हैं, इसलिए अलग अलग आंसर आ रहा है क्या? 21,800 आएगा सर। तुम्हारा क्या आ रहा है? करो 21,800, 31,800। देखो केशव का 31। केशव कौन सी कंपनी का कैलकुलेटर है? हाँ केसी हो, अच्छा केसी हो। ओ मुझे लगा पूछ रहा है, मुझे लगा पूछ रहा है कैसी हो। हाँ ठीक है, केसीओ इज अ कंपनी, केसीओ, केसीओ। ठीक है भाई, बताओ इसका कितना आ रहा है? सर 21,800 आ रहा है। 21,800 आ रहा है भाई। यहाँ भाई ऑनलाइन वालों ने देखो 21,800 बता दिया, कई यहाँ फेस टू फेस क्लास में कई लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। 21,800 सही है। अच्छा हो गया इतना। तो क्या ये एक साल का प्रॉफिट है क्या? तो ईयरली प्रॉफिट अगर आपसे पूछा जाए तो अब देखिए, ईयरली प्रॉफिट कुछ भी हो सकता था। बताइए अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली 4 साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, बताइए एग्जैक्ट। भैया वो तो 4 साल की परचेज सेल परचेज रिटर्न सब चाहिएगा ना। अरे 4 साल के इनकम एक्सपेंस चाहिएंगे, 4 साल का ट्रेडिंग पैनल बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आएगा। अगर वो है तो वही करेंगे, और वो नहीं है तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। इज दिस क्लियर? तो ईयरली प्रॉफिट बताइए, 21,800 का रेशो मैंने किया था 4/10, 3/10। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन खुद बना दिया, आप मैथ्स पे मत, मैथमेटिक्स में मत जाइए, कुछ भी आ सकता है। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, क्या सीख जाएंगे, तो उस दिन आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। आप अभी क्या जो क्वेश्चन है उनको करना सीखते, नो कंसेप्ट वही रहेगा। क्लियर? क्लियर है आपको? कोई डाउट किसी को इधर? हाँ बोलो। 8,720। ऑनलाइन वाले आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्या? होगी हाँ। हाँ इन्होंने पूछा, अनीशा ने 23 की एंडिंग 24 की ओपनिंग नहीं होगी, वो तो 23 की एंडिंग तो 24 की ओपनिंग ही है ना, बिल्कुल है। मैंने अज्यूम किया कि प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉफिट चारों साल का निकालना है। ठीक है, मेरे कहने से अनीशा कुछ नहीं होगा, 23 की एंडिंग हमेशा 24 की ओपनिंग ही होगी, मतलब होगी। राइट? कोई डाउट अनीशा? क्लियर? अनीशा सैनी, अनीशा यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ 23 Yes, की sir. एंडिंग 24 की ओपनिंग होगी, मैं बोलूं या ना बोलूं। राइट? और मैंने क्वेश्चन में अज्यूम किया है कि भाई आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो जो ऊपर असेट लायबिलिटी दे रखी है उसमें प्रॉफिट भी नहीं निकला है अभी, उसमें भी ड्राइंग्स और कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसीलिए। हाँ कितना कितना आ रहा है बोले? 6540 4360 और 21। तो ये ऐसा आ गया। तो क्या आपने ये क्वेश्चन करना सीखा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में एक अप्रोच बढ़ी ना कि भाई डिफरेंस मतलब मान लीजिए दो डेट की कैपिटल में अगर एक साल का डिफरेंस है, 2 साल की कैपिटल जो दे रखी है आपको उसमें 1 ईयर का डिफरेंस है, तो उसमें एक साल के प्लस माइनस होंगे ना, तो प्रॉफिट भी कौन सा आएगा? एक साल का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था 2020 और 2030 10 साल का डिफरेंस दे दिया, तो फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा वो 10 साल का आएगा। अरे हाँ है ना, उसमें 10 साल के एडजस्टमेंट होंगे। सही बात है। क्लियर? तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कैसा महसूस हो रहा है? बेकार? चलो अब देखिए, अब आगे बढ़े। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के कैपिटल मेरी देखो, मैं आपको समय समय पे बताता जाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात समझना कि अभी तो खैर शुरुआती क्लासेस हैं, थोड़ा मैं ज्यादा आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, आगे कोर्स का थोड़ा लोड होता है, धीरे धीरे टॉपिक्स भी बहुत सारे करने होते हैं, आपको पता ही है।
तो मैं ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, मतलब अदर देन दिस, ये तो पढ़ाऊंगा ही। मैं अभी बता रहा हूं कि जितना भी क्लास में मैं करवा रहा हूं आपको, उसको आपको घर जाके रिवाइज करना है। और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो 1 या 2 दिन कभी कभी पेंडिंग हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि आज होमवर्क मंडे को आपको कुछ क्वेश्चन करना था आप सैटरडे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 1-2 दिन की पेंडेंसी से उसको कंप्लीट करें और एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करें अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, है ना। ऑडिट ना करें मॉड्यूल में कि ये कई बार ऑडिट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ सही है सही है सही है, जैसे इंस्टीट्यूट वालों ने आपको चेक करने बिठाया हो कि बताओ हमने सही छापा कि नहीं, है ना, ऐसा नहीं। तो प्रैक्टिस करिए आप, है ना। अब अभी कैपिटल कंपैरिजन मेथड मैंने करवा दी, इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे एक बार। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पूरा, क्लियर है। अब अभी ऐसा नहीं है कि हम इसके और क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मुझे लगेगा तो मैं और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन अब हम पहले कुछ दूसरी मेथड पे आने वाले हैं जो कि कन्वर्जन मेथड है। क्या है? कन्वर्जन। इज दिस क्लियर? चलिए, तो यहां पर कन्वर्जन मेथड पे हम आते हैं। समय है अपने पास, आराम से। आप लोगों की वैसे पढ़ने, ये ज्यादा 2-3 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है क्या? अच्छा 8 बजे, अच्छा मेरे हाथ में स्क्रैप वैल्यू आई है। अच्छा रेसिडुअल वैल्यू पे हो आप लोग। सुबह सुबह कॉस्ट से आए थे, डेप्रिसिएशन लग गया है, और वो भी एसएलएम से लगा है ना आप। अच्छा अच्छा, तो मैं मेरी क्लास जल्दी कर लूंगा फिर। मैंने इसको सुबह सुबह अकाउंट्स की क्लास रख सकते हैं क्या? हाँ मजा आएगा, मजा आएगा। जैसे तुम मतलब क्या समझ रहे हो, मैं अनारकली हूं और तुम मुगले आजम हो। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलिए अब देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। देखिए कन्वर्जन मेथड थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या होती है कन्वर्जन मेथड, समझ ले। मैंने पहले भी बताया था, क्लाइंट प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कह रहा हूं कि आप अकाउंटेंट बन के पढ़िए, स्टूडेंट बन के मत पढ़िए। आपके पास प्रैक्टिकली क्लाइंट आएंगे और उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इनकम्प्लीट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? या तो वो कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री करते ही नहीं है, नो एंट्री। कुछ ट्रांजेक्शन का डेबिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेबिट नहीं, सिंगल एंट्री। और हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री भी कर लेते हो। अल्टीमेटली इन टोटल सारे ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पे नहीं है, तो वो सिस्टम कहलाता है इनकम्प्लीट सिस्टम। क्या कहलाता है? और हमारा काम, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उसका प्रॉफिट निकाल के देना है, ठीक है। तो सही तरीका तो यही है कि उसकी जो अधूरी इंफॉर्मेशन है हम उससे और हमारे क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लें, उस अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरी करें, ठीक है। और उससे प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट बना के उसका ट्रेडिंग पीएनएल बना के प्रॉफिट निकाल के दे। ये बिल्कुल सही है, हाँ या ना? क्लियर? इस कन्वर्जन मेथड में हमें यही करना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद प्रॉपर ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर उसका क्लाइंट का बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देंगे। ये हमारी मेथड है। तो ये मेथड प्योरली किस पर बेस्ड हो जाएगी? डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे? और जो कि अकाउंटिंग का एकमात्र अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ही है। इज दिस क्लियर? आ गई बात समझ में? तो हमें ये कन्वर्जन मेथड सीखनी है, और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। 2 कारणों से। एक, एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन आ ही सकता है बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपने ये कन्वर्जन मेथड अच्छे से सीख ली, मैं तो कहूंगा कि जैसे स्टडी मटेरियल में मान लीजिए 10 क्वेश्चन इसके हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, भले ही नहीं होंगे तो मैं दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि ये मेथड आपकी अकाउंटिंग को इंप्रूव करेगी। किसको इंप्रूव करेगी? आपकी अकाउंटिंग इंप्रूव हो जाएगी इससे, इस टॉपिक से। तो ये करना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा इस मेथड को शुरू करने के पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ टू मेक द एंट्रीज। लिखिए,
ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में और अभी तक की क्लासेस में कई सारी लॉजिकल और कंसेप्चुअल बातें भी बताई हैं। मैं आज और एक चीज आपसे पूछूंगा, बताइए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? 1 मिनट, मैंने पूछा है तो सोच के जवाब देना, क्योंकि मुझे मालूम है आपका आंसर क्या है। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन भी कोई स्टूडेंट हो तो मुझे बताएं, आंसर दें। सर जब बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में दोनों में सेम इफेक्ट सेम जब टाइम पे बैंक और कैश अकाउंट दोनों में एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एनी अदर आंसर या कोई और आंसर? ये गलत आंसर है। नहीं नहीं, वो तो कंपाउंड एंट्री होती है। एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, इससे सिंपल एंट्री। और डेबिट क्रेडिट के अमाउंट बराबर होने चाहिए, 2 डेबिट हो गए, 1 क्रेडिट हो गया, 1 क्रेडिट, वो तो कंपाउंड एंट्री होती है। मैं कॉन्ट्रा एंट्री पूछ रहा हूं और गलती आपकी नहीं है। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं वही आपने पढ़ा है, वही आपको पढ़ाया है। बट व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एग्जैक्टली बताता हूं व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था बैलेंस शीट क्यों बनती है, याद आया? हाँ, हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ये सब याद रखने की बातें हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो 2 साल बाद जब आप प्रोफेशनल बन के निकलोगे तो आप सबसे अलग अपने आप को महसूस करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बशर्ते आप मेरी बातें माने और मेरी बातें ध्यान रखें। तो मैंने कई सारी बातें आपको बताई। मैंने मटेरियलिटी का एग्जाम्पल दिया था, याद है? सन्ड्री एक्सपेंस पीएनएल में क्यों आते, याद है? मैंने बताया था, रीजन बताया था। चलिए यहां पे तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है आज आपको, मैंने आपको चौथा अकाउंट बताया था, एक वैल्यूएशन अकाउंट। आप पर्सनल रियल नॉमिनल के चक्करों में उलझे हुए थे, मैंने एक चौथा अकाउंट बताया था। वैसे ही आज सुनेंगे आप कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो होगी, हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो होगी, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। वो क्या है? बोलिए वो क्या है? मैंने भी एग्जांपल नहीं दिया, आप लोग एग्जांपल से बात करते, मैं कॉन्सेप्ट से बात करूंगा। ठीक है, हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो होगी। देखो अनीशा ने भी लिखा है कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। मैं इसको गलत सिद्ध करूंगा अभी, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश को। हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो हो जाएगी, वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इज दिस क्लियर? ये बात दिमाग में हुई? जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो ये कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, ये कैश का कॉलम होता है, ये बैंक का कॉलम होता है। या तो हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएं, और जैसा कि आपको मालूम है कि कैश बुक और कैश अकाउंट तो सेम ही होते हैं, तो मैं यहां पे कैश इन बैंक अकाउंट बना रहा हूं एक साथ कॉलमनर फॉर्म में। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश टू बैंक, हाँ या ना? या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश। ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि ये एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो हुई है। यस और नो? जैसे मान लीजिए मैं लेजर में बना रहा हूं कैश एंड बैंक अकाउंट, एक साथ ही, कोई कॉलम ही नहीं, दोनों सेम मर्ज हैं, मिक्स है दोनों। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट हुआ तो इसी में डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हुआ तो इसी में क्रेडिट होगा, हाँ या ना? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपए टू बैंक, तो कैश मान कैश और बैंक एक साथ है, तो कैश डेबिट 1000 2000 टू बैंक 2000, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं लेजर में कैश अकाउंट अलग बनाऊं और बैंक अकाउंट अलग बनाऊं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि ये एक ही अकाउंट में दोनों तरफ नहीं आई। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो होगी, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। वो क्या है? अदरवाइज वो कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई
एंट्री हुई राम अकाउंट डेबिट टू राम, मान लीजिए हो तो कुछ भी सकता है, तो राम अकाउंट डेबिट टू राम बाय राम, कौन सी एंट्री है? अरे हाँ है ना, अभी मैंने ऐसे ही बोला, पर ये कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि वो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसलिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं, और कंसेप्ट पता होगा तो अब आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। अनीशा, लोकेश्वर राव, क्लियर है? हाँ यस सर। सर। हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में, वो कॉन्ट्रा एंट्री, याद रहेगा, अब नहीं भूलेंगे। तो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो भी सकती है, और दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। पास कोई भी हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, नंबर कम ज्यादा आते जाते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज सर आना चाहिए। सर हाँ जी, सर मतलब कैश टू बैंक वाली एंट्री तभी कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे जब वो डबल कॉलम कैश बुक में बनाएंगे। डेफिनेटली जब वो कैश और बैंक की एंट्री डबल कॉलम के साथ एक ट्रिपल कॉलम भी होती है, यस सर। उसमें भी वो हो जाएगा ना, तो एक ही बन रहा है। तो ओके कैश सर। टू बैंक वाली एंट्री है, बैंक टू कैश वाली एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री तभी है जब वो डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में है, और या सिंगल फिर कॉलम लेजर में वो सर। कैश और बैंक अकाउंट कंबाइन बन रहा है। गेट माय पॉइंट? क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। इसीलिए कैश बैंक से नहीं जाते अपन, अपन तो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। बोलो, काउंटर एंट्री क्या है? जो एंट्री की एक ही अकाउंट में है, दोनों तरफ शो हो जाएगी, बस वो काउंटर एंट्री, बात खत्म। अब आप लगा लो कोई सा भी, अब दुनिया की कोई सी भी किताब का कोई सा भी सवाल अगर ये पूछेगा तो आपके पास जवाब है। इज दिस क्लियर? तो खैर, मैं इसलिए आ रहा हूं, मैं क्यों आ रहा हूं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मुझे, मेरी नजरों में, मेरे लिए आप अकाउंट्स में 0 पे भी नहीं हो, मेरे लिए -10 पर हो आप। आपके भले ही 100 में से 100 नंबर आए हो आज तक, मेरे लिए आप -10 पर हो, मैं ये मान के चलता हूं। और मैं पहले 0 पे लेकर आऊंगा, फिर प्लस पे जाऊंगा। तो पर लेकिन उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं 15 क्लासेस लूं तो कोर्स पीछे रह जाएगा, इसलिए हम कंसेप्ट साथ साथ पढ़ेंगे। ऐसी कई बातें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। और चूंकि अब कन्वर्जन मेथड है, ये बड़ी कंसेप्चुअल मेथड है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। क्लियर? तो मैंने आज क्या लिखवाया आपको? हाउ टू मेक द एंट्रीज। मुझे बताइए एंट्रीज कैसे बनाएंगे आप लोग, कैसे बनाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं मिस्टर, देखना ध्यान देना, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड रुपीज, आज हमको ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, थोड़ी सी देर में हम क्लास फ्री कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आराम से पढ़ेंगे इसको। ₹1 लाख इनटू द बिजनेस, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, बिजनेस इन द बिजनेस से ZN कंपनी। पार्टनरशिप हम भी तो हो सकती है ना। हाँ, एंट्री बोले, बोलो फटाफट। मिस्टर ए तो आएगा ही नहीं, ओनर की है ना। हाँ, एंट्री बोले, मेरे हिसाब से कैश टू कैपिटल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको पहले तो, हाँ बोलो बोलो, सही बोले आपसे। नहीं नहीं नहीं, ZN का ऐसे कुछ भी थोड़ी चलेगा कि कैपिटल नहीं आ रहा तो बोले ZN कंपनी। नो, पहली बात तो मैंने ZN कंपनी की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी आपसे। अरे भाई, ZN कंपनी एक फर्म है, मैं उसमें पैसे लगा रहा हूं, मान लो मिस्टर ए में हूं, तो ZN कंपनी के पास कैश आया, कैश डेबिट, और ZN कंपनी की कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल क्रेडिट। मैंने तो एक ही बुक्स में एंट्री पूछी है पहली बार, मैंने तो बिजनेस अलग, बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी, मैंने तो एक ही बुक्स में एंट्री पूछी थी आपसे। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? कहां गलत है इसमें? जो बिजनेस के लिए कैपिटल होती है वो बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है,
बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी है, तो बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया कैपिटल, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट असेट है। मैंने किसकी बुक्स की एंट्री पूछी थी जरा देखो। क्या हम लोग क्या होता है, जो टाइप दिमाग में चला आ रहा है बस वो कैश टू कैपिटल, फिर मैंने मना कर दिया कैपिटल तो बोले ZN कंपनी। ऐसे नहीं चलेगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, एक वो वापस से तो मैं बताऊंगा, बहुत सारी बात वापस से बताऊंगा मैं भी, ठीक है। बताइए किसकी ये ट्रांजेक्शन किस किस के बीच में हुआ है? अच्छा चलिए छोड़िए, क्या कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है? अरे लाइबिलिटी साइड में लिखते ही है ना यार, जब बिजनेस की बैलेंस शीट बनती कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते ही है ना, तो क्या कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है? मेरा आपसे आज क्वेश्चन है क्यों है। मैं तो हर बात का क्यों पूछता हूं, जैसे मैंने उस दिन पूछा था, बंदे ने बताया था बैलेंस शीट क्यों बनती। हाँ सर सेपरेट एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेपरेट एंटिटी की वजह से। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, हाँ है ना। तो कैपिटल वो पैसा है जो मैंने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि जिस दिन बिजनेस बंद होगा बिजनेस मुझे वापस करेगा, हाँ है ना। और इसीलिए आज एक बात सुन लेना, अब सुनना, सेपरेट एंटिटी का असली मतलब, ड्राइंग्स बिजनेस की असेट है, ड्राइंग्स बिजनेस की असेट है, क्योंकि ड्राइंग्स वो पैसा है जो मैंने बिजनेस से निकाल लिया है, तो बिजनेस मेरी लाइबिलिटी बनती है ड्राइंग्स कि मैं बिजनेस को वापस दूं, तो मुझे देना है तो बिजनेस को लेना है। वो तो प्रेजेंटेशन के लिए हम ड्राइंग्स को असेट साइड में ना दिखाकर लाइबिलिटी में से माइनस करके दिखाते हैं, ये केवल प्रेजेंटेशन है। इज दिस क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है क्यों, तो आप बोलोगे ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, और इसीलिए ड्राइंग्स बिजनेस की क्या है, असेट, उस एसेट साइड में आना चाहिए, वो तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लाइबिलिटी में से लेस करके दिखाते हैं। क्या बात याद रहेगी? तो कहने का मतलब ये, मैं ये बताना चाहता हूं पढ़ना कैसे है आप, ठीक है। अब बताइए मेरे पास से कैश आया कि गया, मैं मिस्टर ए हूं, तो टू कैश ही तो करूंगा भाई, टू कैश ही तो करूंगा। और मैंने पैसे लगाए ना बिजनेस में, तो मेरे लिए एसेट है कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करूंगा ना यार, हाँ है ना। और बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, तो कैश डेबिट, और बिजनेस की लाइबिलिटी कैपिटल टू कैपिटल। वो तो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं कि बिजनेसमैन की बुक्स में भी एंट्री होगी, इसलिए डाउट आया। इज दिस क्लियर? तो एंट्री बताइए, चलो खैर ये बिजनेस ZN कंपनी की बात कर लेते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए, कैश टू कैपिटल 1 लाख रुपए, बताइए एंट्री कैसे हुई है, कैसे बनाई, क्या रूल है एंट्री बनाने का, एंट्री के रूल्स क्या हैं जो आपने पढ़े हैं बताएं। पर्सनल या नॉमिनल, बोलो। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट, इनकम गेन्स को क्रेडिट, यस और नो। क्या आपको ये रूल कंटस्ट है? क्या जनरल एंट्री इस रूल से बनाते हैं आप? आज के बाद नहीं बनाएंगे, भूल जाएं, वाहियात बातें हैं ये, बकवास बातें हैं, ट्रेडिशनल बातें हैं, ठीक है। फालतू में कुछ नहीं सीखा, कभी कोई चीज फालतू नहीं होती। अब उसके काम, उसका यूज छोड़ दीजिए, हो गया। अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, बस बात खत्म। कोई पर्सनल नहीं, कोई रियल नहीं, कोई नॉमिनल नहीं, और मैंने तो एक और बताया था वैल्यूएशन, वो सब अपनी जगह है, नहीं है तो सही। अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आप बोलेंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन। मैंने चौथा बताया था ना, याद आया? अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बातें होंगी, किसकी होंगी? आपको कभी भी ये पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ये सब नहीं करना है। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और कम होते हैं तो, यही रूल है। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, इनके लिए सेम रूल है। और लायबिलिटी और इनकम, इनके लिए भी सेम रूल है, पर इसका अपोजिट है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो। बस आज के बाद आपको जो मैंने लिखवाया था, हाउ टू मेक द एंट्री, अभी अभी लिखवाया ना मैंने, ऐसे ही फॉर्म करनी है। नो पर्सनल, नो रियल, नो नॉमिनल, वो तीनों रूल्स अपने दिमाग
से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं, लिखेंगे यहां पे एक टेबल बनाएंगे आप लोग, बस आखिरी हाउ टू मेक द एंट्री लिखा था ना आपने, अब उसी के नीचे बस मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके भी। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं ले, हो गया, क्लास का टाइम हो गया, पर मैं यार 10-15 मिनट लेट हुआ था, वो तो पूरा करना पड़ेगा, करना चाहिए ना मुझे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट, पर्टिकुलर्स, 1 मिनट, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, ऐसी 6 कॉलम की एक टेबल बना लें। थोड़ा सा मुझे इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आपके साथ थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल मुझे क्लियर करना पड़ेगा। 5 मिनट मुझे दें, ऐसे घूरे नहीं, कई लोग मुझे पढ़ते पढ़ते घूर रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। वैसे बता दूं, 5 मिनट वाकई जेन्युइनली बाकी है। मेरे सामने जो घड़ी है उसमें 2:55 हो रहा है, तो 5 मिनट के लिए तो मैं मतलब लीगली एलिजिबल हूं। इंक्रीज डिक्रीज या प्लस माइनस बोल रहे हैं आप, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट और एंट्री, उस कॉलम की एंट्री की बिट ज्यादा रखेंगे। हाँ, ₹1 lakh brought into the business by owner Mr. Bachchan. मिस्टर बच्चन व्यापारी हैं, उन्होंने व्यापार चालू किया है और बिजनेस में उन्होंने अपने पास से 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। हो सकता है 1 लाख रुपए बैंक में डाका डाल के लाए हों, 1 लाख रुपए अपनी पत्नी के पर्स से चुरा के लाए हों, हो सकता है मिस्टर बच्चन जलील हों जो ऐसी हरकतें कर रहे हों। पत्नी के पर्स से पैसे चुराना जलील है। मेरे को क्या देख रहे हो तुम? तो मेरे को, ये मुझे देख रहा है, मैं नहीं करता ऐसा। वैसे मेरी एक वाइफ है, पता है आप? हाँ, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सोचो आप, सोचो, ज्यादा मत सोचो। चलिए, नेम ऑफ, हो गया इतना। चलिए अब यहां पर बिजनेस में क्या आया? कैश। नेम ऑफ अकाउंट, 2 अकाउंट होंगे। और कौन लाया? मिस्टर बच्चन। लेकिन ये अकाउंटिंग का रूल है कि उनका नाम नहीं लेते। उनका, किनका? उनका जो ओनर होता है उसका नाम, तो उनके अकाउंट को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। क्या कहा जाता है? ओनर है ना वो, उनका नाम नहीं लेते। तो बिजनेस में कैश आया, कैश नाम का कैश आया, एक अकाउंट नेम, और कैपिटल बच्चन लाया तो बच्चन के अकाउंट का नाम है कैपिटल, नेम ऑफ अकाउंट। अब इसका नेचर देखेंगे, 4 में से एक बताना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या तो असेट, लाइबिलिटी, या इनकम, या एक्सपेंस। 5वां कुछ होता ही नहीं है। कभी कोई मिले तो बता देना मुझे, अकाउंट में 5वीं कोई चीज है ही नहीं, और 2 ही ट्रीटमेंट होंगे, डेबिट क्रेडिट, तीसरा है ही नहीं, और फाइनली जगह भी 2 ही होंगी, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, तीसरी कोई जगह ही नहीं है। हो गया? हाँ बोले, कैश असेट है बॉस, बिजनेस की बात हो रही है, और कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? अभी बात हुई थी। कैश नाम की असेट बिजनेस में बढ़ गई, हाँ ना, और कैपिटल नाम की लाइबिलिटी भी बिजनेस में बढ़ गई, हाँ या ना, बढ़ी ना, क्योंकि पहले पैसे नहीं देने थे, बिजनेस को लौटाने। तो असेट बढ़ती है तो डेबिट, अरे अभी रूल बताया था ना, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो अपने आप एंट्री आपके सामने है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए कोई रटने की जरूरत नहीं। मैंने ये नहीं लिखवाया हाउ टू लर्न द एंट्रीज, हाउ टू मेक एंट्रीज। अभी आपको थोड़ा ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो हमको याद ही थी, अरे तो ऐसी 10 एंट्री याद हो सकती है। अभी मैं उल्टे सीधे ट्रांजेक्शन जब दूंगा तो एंट्री बनानी पड़ेगी आपको, यस और नो, बड़े आगे। अच्छा मैं छोड़ देता हूं, ठीक है भाई। यहाँ पे फेस टू फेस क्लास जो चल रही है उसमें माहौल बन रहा है।
3 बज चुके हैं तो लोग मुझे घूर रहे हैं और मुझे डर लग रहा है। वो तो मैं क्लास के बाद सुना दूंगा, गाने में क्या है। हाँ तो अरे एक लास्ट ट्रांजेक्शन। हाँ एक लास्ट। ओपन अ बैंक अकाउंट out of above by depositing rupees 10,000. Open a bank account out of above by depositing rupees 10,000. मिस्टर बच्चन ने जो 1 लाख रुपए व्यापार में डाले, उसमें से 10,000 रुपए ले जाके डिपॉजिट करवाए बैंक में और अपना खाता खुलवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया। बिजनेस में क्या आया? बैंक अकाउंट, एक नई चीज बैंक अकाउंट आई। बात बिजनेस की हो रही है अभी, हालांकि बिजनेसमैन की बुक्स में भी एंट्री होंगी। अरे वो तो आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो दोनों बुक्स में दोनों एंट्री करेंगे, दोनों काउंटिंग कर सकते हैं। और बिजनेस से क्या गया? कैश। हाँ या ना? हेलो। तो बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए क्या है? और कैश भी क्या है? कैश भी एसेट ही है। बैंक बैलेंस नाम की एसेट बढ़ गई और कैश यहां पे कम हो गया। एसेट बढ़ती है तो और एसेट ही कम होती है तो एंट्री अपने आप सामने है, याद नहीं करना, बैंक टू कैश। इसलिए हालांकि आपको रटी हुई होती है एंट्री, इसलिए दिक्कत नहीं, पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। आखिरी ट्रांजैक्शन कराऊंगा, आखिरी ट्रांजैक्शन। अब मैं कसम खा के कहता हूं कि बिल्कुल आखिरी। कई लोग मुझ पर भरोसा खो चुके हैं, है ना। ₹5,000 ब्रॉट बाय मिस्टर बच्चन। आखिरी है, भगवान की कसम, मेरे में विश्वास करो। ₹5,000 ब्रॉट बाय मिस्टर बच्चन ₹5,000 brought by Mr. Bachchan deposited into बैंक डायरेक्टली। बिजनेस में कैश लेकर ही नहीं आए बच्चन। कैश बिजनेस घर से लाए तो सही, पर उन्होंने बिजनेस में के गले में न डालकर सीधे बैंक में जमा करा दिया। तो बिजनेस में क्या हुआ बताएं? बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आया, कैश में आया ही नहीं। बैंक में पैसा आया ना, और कौन लाया? बच्चन। पर उनका नाम नहीं लेते, उनकी जगह क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। ओनर के नाम नहीं लेना है, ये प्रथा है, परंपरा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और बैंक में बैंक बैलेंस क्या होता है? एसेट। अरे हाँ है ना। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। बैंक में पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट, और कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री अपने आप आपके सामने है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आज का थोड़ा हमारा जो टॉपिक है, जो हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस में, वो होगा हाउ टू मेक द एंट्रीज, हाउ टू। ये अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, क्योंकि कोई डाउट्स आपके दिमाग में, कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है,